स्वागत है आप सभी को हमारे YouTube चैनल मास्टर स्टोरी चैनल में। आज की कहानी है विदेश से लौटते समय पोते ने अपने दादा दादी को सड़क किनारे सब्जी बेचते देखा। अगर कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए कहानी की ओर सुनते हैं। रौनक दुबई में रहता है। वह आगे की पढ़ाई पूरी करने के लिए दुबई आया था। उसे दुबई आए पूरे 5 साल हो गए हैं। इन 5 सालों में एक बार भी इंडिया नहीं गया था। रौनक स्कूल खत्म होने के बाद दुबई में आगे डॉक्टर की पढ़ाई करने के लिए आया था। पढ़ाई करते करते 4 से 5 साल कैसे निकल गए उसे पता ही नहीं चला। एक बार उसे कॉलेज की तरफ से कुछ दिन की छुट्टियां मिली तो उसने इंडिया जाने का प्रोग्राम बनाया। तभी अचानक से उसकी तबीयत खराब होने लगी। उसने डॉक्टर को दिखाया तो पता चला उसे टाइफाइड हुआ है। टाइफाइड की वजह से उसका इंडिया जाना फिर से कैंसिल हो गया था। इसी कारण अपने देश इंडिया वापस नहीं आ पाया और उसके सारे प्लान धरे के धरे रह गए। वे तो इतना खुश था कि अपने घर वापस जाएगा, अपनी पूरी फैमिली से मिलेगा। पिछले 4-5 महीने से ठीक तरह से अपने दादा दादी से बात भी नहीं हो पा रही थी। जैसे ही 3-4 दिन में उसकी तबीयत ठीक होती है, वह अपने देश जाने की तैयारी करने लगता है। फ्लाइट में बैठे बैठे रौनक अपने ही ख्वाबों में सोचता है, अब कैसे दिखते होंगे मेरे दादा दादी? क्या थोड़े से और भी बूढ़े हो गए होंगे? क्या वे दोनों लाठी पकड़कर चलने लगे होंगे? थोड़े से बाल भी सफ़ेद हो गए होंगे? अपने दादाजी से मिलकर क्या क्या बात करेगा, यह फ्लाइट में बैठे बैठे सोच रहा था। सोचते सोचते फ्लाइट भारत पहुंच जाती है। रोहन आज पूरे 5 साल बाद मिलेगा अपने दादा दादी से। उसे आज भी वह दिन याद है जब उसकी मम्मी पापा कार एक्सीडेंट में मारे गए थे। 5 साल का ही रौनक था। उसका बड़ा भाई 8 साल का था। दादा दादी ने उन्हें अपनी जान से भी ज़्यादा प्यार देकर पाल पोस कर बड़ा किया। दोनों भाइयों में अपनी दादी दादू की जान बसती थी। उसके दादी दादू उसको बहुत प्यार करते थे। रौनक टैक्सी में बैठे बैठे फिर से पुरानी यादों में खो जाता है। जब रौनक के दादाजी किसी काम से घर आते थे, आते ही सबसे पहले रौनक का ही नाम, रौनक किधर है मेरा बच्चा? रौनक क्या कर रहा है? कहाँ छुपा हुआ है बदमाश? चल जल्दी से बाहर निकल और जल्दी से आकर अपने दादाजी के गले लग जा। जब तक एक बार तुझे अपने सीने से ना लगा लूँ, इस दिल को चैन नहीं मिलता। रौनक जल्दी से दौड़कर आता है और आते ही अपने दादाजी की गोदी में बैठ जाता है। बेटा, कल तूने अपनी दादी से कौन सी रेसिपी सीखी है? उसका क्या नाम था? तो रौनक कहता है, अरे दादू, कल दादी ने मुझे चाय बनाना सिखाया था। एक दिन मैं आपको भी ज़रूर बनाकर पिलाऊंगा। तभी रौनक के दादाजी कहते हैं, अरे किसी और दिन क्यों? आज मौसम भी कितना बढ़िया है और अभी मेरे पास कुछ काम भी नहीं है। दादू की बात को सुनकर दादी हंसते हुए कहती है, अरे वाह, आज तो पोते के हाथ से बनी चाय पी जाएगी। दादी की बात सुनकर सभी हंस पड़े। रौनक जल्दी से रसोई में चाय बनाने के लिए चला जाता है। उसकी दादी बिमला जी उसकी मदद करने के लिए रसोई में चली जाती है। रौनक पहली बार अपने दादू के लिए कुछ बना रहा था। बहुत खुश था कि दादू आज उसके हाथ की बनी हुई चाय पिएंगे। चाय, चीनी, दूध सब कुछ अपनी दादी से पूछ पूछ कर डाल रहा था, कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए। आज मैं अपने दादू के लिए चाय बना रहा हूँ। चाय बनाने के बाद उसे कप में डालकर अच्छे से ट्रे में रख कर सजा देता है। उसकी दादी यह देखकर कहती है, अरे वाह बेटा, यह देखकर तो ऐसा लग रहा है किसी 5 स्टार होटल से चाय बनकर आई है। मैंने कहा दादी, यह सब मैंने आपसे ही तो सीखा है। आपके हाथों में तो जादू है। मैंने तो बस थोड़ी सी कोशिश की है। आपकी जैसी चाय तो मैं नहीं बना सकता। उधर दादाजी उसके हाथ की चाय पीने के लिए बेचैन थे। जैसे ही उन्होंने देखा रौनक चाय लेकर आ गया है, तुरंत टीवी का बटन बंद कर देते हैं और अपने पोते की हाथ की चाय पूरी तरह से एंजॉय करना चाहते हैं।
फिर सबने मिलकर चाय पीते पीते काफ़ी एंजॉय किया और बहुत सारी बातें की। रौनक का स्कूल पूरा हो जाता है और आगे उसे डॉक्टरी की पढ़ाई करने के लिए विदेश भेजने की तैयारी करने लगते हैं। जैसे ही उसका वीज़ा लग जाता है वह दुबई पढ़ाई करने के लिए चला जाता है। रौनक अपनी दादी दादू को छोड़कर विदेश नहीं जाना चाहता था, पर उसे जाना पड़ा क्योंकि उसके दादू का बहुत मन था कि वह डॉक्टर बने। रौनक की दादी रौनक को गले लगाकर फूट फूट कर रोती है, लेकिन उसके दादू दोनों को समझाते हैं कि कोई बात नहीं, हमारा बेटा विदेश जा रहा है पढ़ाई करने के लिए, हम बातें करते रहेंगे और बेटा तुम भी आराम से रहना, चिंता मत करना, उधर आराम से रहना और मन लगाकर पढ़ाई करना। हम दोनों की चिंता बिल्कुल भी मत करना, हम अपना ख्याल रख लेंगे। अभी तो हम दोनों बूढ़े बुढ़िया के हाथ पैर चल रहे हैं और फिर तुम्हारा बड़ा भाई भाभी भी तो है हमारा ख्याल रखने के लिए, तुम्हें चिंता करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। रौनक अपने दादी दादू से आशीर्वाद लेकर विदेश आ जाता है। दुबई पहुंचते ही उनकी डॉक्टरी की पढ़ाई शुरू हो जाती है। 2-3 महीने से उसके अपने दादी दादू से ठीक से बात नहीं हो पा रही थी, क्योंकि जब भी घर पर फ़ोन करता था तो भैया भाभी फ़ोन उठाते थे। जब भी उनसे बोलो कि दादी दादू से बात करवा दो, वह यही कहकर बात को टाल देते थे कि वह अभी घर पर नहीं हैं। कभी कहते मंदिर गए हैं, कभी कहते पड़ोसियों के यहाँ पर गए हैं। इसी तरह कोई न कोई बहाना बना देते थे। लेकिन जब मैं जोर देकर पूछा, मुझे कुछ नहीं पता, मुझे अपनी दादी दादू से आज ही बात करनी है, आप पड़ोसियों के यहाँ से उन्हें बुला लाइए, तो भाभी कहने लगी अभी घूमने गए होंगे, मोहल्ले के सभी लोग चारों धाम की यात्रा पर जा रहे थे, तो दादा दादी भी उन्हीं के साथ चले गए हैं। मैं अभी घर पर नहीं हूँ और इधर नेटवर्क की प्रॉब्लम है, आप चिंता मत करो, वह एकदम से ठीक हैं। पर रौनक को कुछ ठीक नहीं लग रहा था। टैक्सी वाला रौनक को आवाज़ लगाता है, साहब, और सब। तभी वह अपनी सोच की दुनिया से बाहर आता है। तभी रौनक को रास्ते में केक की दुकान देखी। टैक्सी वालों को रोकते हुए बोला, भैया ज़रा रुकिए यहाँ पर, आज मेरी दादी का जन्मदिन है, आज जाकर उन्हें सरप्राइज़ देता हूँ। सब मिलकर दादी का जन्मदिन मनाएंगे। आखिर 1 घंटे का सफ़र तय करने के बाद रौनक अपने घर पहुँच जाता है और जैसे ही रौनक अपने घर पहुँचता है, सीधे दरवाज़ा खोलकर अंदर घुस जाता है। दादी दादू आप किधर हो, देखो आपसे मिलने कौन आया है। रौनक दादी दादू को आवाज़ लगाते हुए पूरे घर में ढूंढता है। इतने सालों बाद वह अपने घर आया था, लेकिन उसे घर में कोई भी दिखाई नहीं देता है। तभी उसको अपने घर की शांति ताई दिखाई देती है। वह पूछता है, अरे शांति ताई, घर के सभी लोग कहाँ गए हैं, कोई भी क्यों नहीं है, मैंने पूरे घर में ढूंढ लिया। तो शांति ताई कहती है, बेटा रौनक, तुम्हारी दादी दादू बाहर घूमने गए हुए हैं, मोहल्ले वाले तीर्थ यात्रा पर जा रहे थे, उन्हीं के संग में चले गए, तुम्हारे भाई ने यही बताया है मुझे। और तुम्हारी भाभी अभी अपने मायके गई हुई है, उनके मायके में कल किसी का जन्मदिन था, पर वे दोनों आज आते ही होंगे। आप अंदर चलिए, थोड़ा आराम कर लीजिए, इतनी दूर से सफ़र कर कर आए हो, मैं आपके लिए चाय बना कर देती हूँ। रौनक सोचता है, आज मेरी दादी का जन्मदिन है, मनाएंगे भी या नहीं, यही सोचकर वह फिर से अपने दादी दादू को फ़ोन लगाता है, लेकिन उसका फ़ोन नहीं लगता, हमेशा की तरह स्विच ऑफ आ रहा था। फिर रौनक ने सोचा, चलो घर पर तो कोई है नहीं, यह केक भी मैंने लिया था दादी के जन्मदिन के लिए, इसको मंदिर में जाकर गरीब बच्चों में बांट देता हूँ। तभी वह पास के एक मंदिर में, जो उसके बचपन से ही देखा हुआ था, अपने दादी दादू के संग अक्सर उस मंदिर में जाया करता था। रौनक मंदिर के लिए निकल पड़ता है। मंदिर के पास एक वृद्धाश्रम भी था। उधर बूढ़े बुजुर्ग लोगों से बातें करके अपना मन हल्का करने लगता है और जो केक लाया था वृद्धाश्रम में सभी को बांट देता है।
सब उसको बहुत सारा आशीर्वाद देते हैं। आश्रम से निकलकर घर के लिए चल पड़ता है। तभी रौनक रोड के दूसरी तरफ अपने दादी दादू की शक्ल के 2 लोगों को देखता है। वह सोचता है, मेरे दादी दादू इधर कैसे हो सकते हैं। फिर भी मन में आया, वह हमको दूर करने के लिए गाड़ी को उनकी तरफ घुमा लेता है। जैसे ही रोड के उस तरफ आता है, रौनक की आंखों के सामने अंधेरा सा छा जाता है। उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। सर पर जैसे आसमान टूट पड़ा हो। वह देखता है, उसके दादी दादू फटे हाल कपड़े में बैठे हुए हैं और उनके आगे थोड़ी सी सब्जी रखी हुई है, जो आने जाने वाले लोगों को आवाज़ लगाकर बेच रहे हैं। यह कहते हुए बेच रहे हैं, बेटा कुछ तो खरीद लो, हमने सुबह से कुछ नहीं खाया है। कुछ पैसे मिल जाएंगे तो हम दोनों बूढ़े बुढ़िया कुछ खा लेंगे, भूख से हालत खराब हो रही है। जैसे ही रौनक अपने दादी दादू के पास जाता है, उसके दादी दादू की आंखें बुढ़ापे की वजह से धुंधली हो गई है और उनके पास पहनने के लिए चश्मा भी नहीं था। इसलिए वह रौनक को पहचान नहीं पाए और उससे बोले, बेटा यह सब्जी खरीद लो, हम दोनों ने सुबह से कुछ नहीं खाया है। सब्जी बेचकर जो पैसे मिलेंगे उनसे हम बूढ़े बुढ़िया कुछ खा लेंगे। रौनक की आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। अपने दादी दादू के हाथ पकड़कर रोड के साइड में लाता है और अपने दादी दादू को गले से लगाकर फूट फूट कर रोने लगता है। दोनों को समझ नहीं आता है यह कौन है और उनसे गले लगाकर क्यों रो रहा है। रौनक कहता है, दादी दादू आपकी यह हालत कैसे हो गई, आप इधर कैसे आए, आपको तो घर पर होना चाहिए था ना। आप दोनों की यह हालत कैसे हो गई, क्या हुआ है, आपने मुझे कभी कुछ बताया क्यों नहीं। जब भी मैं फ़ोन करता था आपका फ़ोन नहीं लगता था। रौनक ज़ोर ज़ोर से रोते हुए अपनी दादी दादू से कह रहा था, दादू आप मुझे यह कुछ बताइए, मेरा दिल बहुत ज़ोर से घबरा रहा है। तीनों एक दूसरे के गले लगकर फूट फूट कर रोने लगते हैं। रौनक सबसे पहले अपनी दादी दादू के हाथ धुलवाकर उनका खाना खिलाया, फिर गाड़ी में बिठाकर तसल्ली से पूछता है, आप बताइए आप क्या हालत कैसे हुई। तो रौनक की दादी कहती है, बेटा तेरे विदेश जाने के बाद तेरे बड़े भाई और भाभी का रूप ही बदल गया। वह हमारे साथ दुर्व्यवहार करने लगे। ना बेटा ढंग से बात करता है और ना ही बहू ने तो घर की नौकरानी बना दिया था। पूरे दिन घर का काम करवाती थी और खुद पूरा दिन टीवी के सामने सोफे पर ही पड़ी रहती थी। घर के काम हमसे करवाती थी और बाहर के सारे काम तेरे दादाजी से करवाती थी। तेरे दादाजी ने बिजनेस से जो भी पैसे कमाए थे वह सब तेरे भाई ने अपने बिजनेस में लगा लिया। तेरे दादाजी को एक भी पैसा नहीं दिया। हमारे पास जो भी बचत थी तेरे भाई और भाभी ने हमसे छीन ली और हमारे साथ नौकरों से भी बदतर व्यवहार किया। धीरे धीरे तेरी भाभी का जुल्म हम दोनों पर बढ़ता ही चला जा रहा था। अब हमें खाने के लिए भी तड़पाने लगे। सारे घर का काम करने के बाद भी भर पेट खाना नहीं देती थी। जो बासी ठंडा खाना बच जाता था वह मुझे और तेरे दादाजी को खाने के लिए दे देती थी। बुढ़ापे में भरपेट खाना ना मिलने की वजह से तेरे दादाजी की तबीयत खराब रहने लगी। मेरे पास थोड़े से पैसे रखे थे। मैंने दादाजी को डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने बताया इनको तो डायबिटीज़ है, खाने पीने पर ध्यान दीजिए और इनको बार बार दवाइयाँ खिलानी पड़ेगी। जब मैं तेरे भाई से दादाजी को अच्छे डॉक्टर को दिखाने के लिए कहा तो वह गुस्सा होते हुए बोला, मैं कहीं नहीं ले जाऊंगा, मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं जो मैं इनका इलाज करवाऊं। धीरे धीरे तेरे दादाजी की तबीयत दिन ब दिन खराब होने लगी थी। वह घर के काम भी नहीं कर पाते थे। बहू ने देखा अब यह दोनों लोग किसी काम के नहीं रहे तो हम दोनों को घर से धक्के मार कर निकाल दिया। दादी की सारी बातें सुनकर रौनक की आंखों में आंसू आ गए। उसने दादाजी
भी उसके कंधे पर सर रखकर रोए जा रहे थे। रौनक की दादी उन दोनों को शांत कर रहे थे। रौनक कहता है, दादी दादू आप चिंता ना करें, अब मैं आ गया हूँ। अब मैं आपकी सारी परेशानियों को दूर कर दूँगा। आपने जो भी खोया है वह सब कुछ मैं आपको वापस दिलवा कर रहूँगा। वह घर, बिजनेस सब कुछ आपका है। सब आपने अपनी मेहनत से बनाया है। मुझे आज भी याद है मम्मी पापा के चले जाने के बाद भी आपने कितनी मेहनत से उस घर को बनवाया था। दादी ने कितनी मेहनत से उस घर को सजाया। उस घर में एक सबकी यादें बसती है और भाभी ने आप दोनों को आपके ही घर से निकाल दिया। उस घर में रहने का भाई भाभी को बिल्कुल भी अधिकार नहीं है। रौनक अपने दादी दादू को घर वापस लेकर आता है। घर जाकर दादी दादू को अच्छे से नहला धुलाकर उनका साफ सुथरे कपड़े पहनाता है और कहता है, दादी दादू याद है आज आपका जन्मदिन है। तभी रौनक जल्दी से ऑनलाइन ऑर्डर करके दूसरा केक मंगवा लेता है। फिर तीनों मिलकर बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। दादी की आंखों में खुशी के आंसू थे। फिर रौनक सबके लिए खाना ऑर्डर कर देता है। फिर सब लोग बैठकर खाना खाते हैं। रौनक के दादी दादू ऐसे खाना खा रहे थे जैसे बरसों के बाद खा रहे हो। लगभग रात के 11 बज चुके थे। तभी उसके भाई भाभी जी घर पर आ जाते हैं और घर में दादाजी और दादी जी को देखकर बहू का गुस्सा 7वें आसमान पर चढ़ जाता है। वह कहती है, तुम्हारी इस घर में वापस आने की हिम्मत कैसे हुई? इस घर में किससे पूछ कर आए हो तुम दोनों? बुढ़े बुढ़िया, मैं तुम्हें इस घर से धक्के मार कर बाहर निकाल दिया था। फिर तुम क्यों आए इस घर में? यह मेरा घर है। अभी के अभी निकल जाओ, नहीं तो फिर से धक्के मार कर निकाल दूंगी। तभी कमरे में से रौनक आ जाता है और कहता है, अपने दादी दादू को मैं लेकर आया हूँ। यह मेरे दादी दादू का घर है। तुम कौन होती हो मेरे दादी दादू को इस घर से बाहर निकालने वाली? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उनका घर से बाहर निकालने की? यह घर तुम्हारा नहीं है। तुम्हें जरा सी भी शर्म नहीं आती मेरे दादा दादी को उनके ही घर से निकालते हुए? अभी आप सब अपने अपने कमरे में जाओ और जाकर सो जाओ। कल सुबह बात करेंगे। अभी बहुत रात हो चुकी है और अभी मुझे तुम दोनों से कोई बात नहीं करनी। रौनक अपनी दादी दादू को लेकर कमरे के अंदर चला जाता है। दूसरे दिन रौनक कोर्ट जाता है और एक वकील के साथ नोटिस तैयार करवाता है जिसमें लिखा होता है कि 24 घंटे के अंदर भाई भाभी को दादाजी का घर खाली कर देना पड़ेगा। साथ में ही पुलिस स्टेशन जाकर भाई भाभी के खिलाफ रिपोर्ट भी कर देता है। दादी दादू को उनके घर में बेदखल करने के लिए, उसके साथ गलत व्यवहार करने के लिए और उनके पैसे हड़पने के लिए जब यह नोटिस भाई भाभी को मिलता है तो वह घबरा जाते हैं कि अब क्या होगा और जाकर अपने दादी दादू के पैरों में गिरकर माफ़ी मांगने लगते हैं। हमें माफ़ कर दो, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अब हम सब लोग मिलकर इसी घर में रहेंगे। अब हम आपको बाहर कभी नहीं निकालेंगे। तभी रौनक गुस्से में कहता है, तुम क्या मेरे दादी दादू को घर से बाहर निकालोगी? वह खुद ही तुम्हें अपने घर से बाहर निकाल रहे हैं। तुम होती कौन हो? तुम्हें इस घर में रखा हुआ है। जल्दी से जल्दी इस घर को खाली कर दो। भाई भाभी दोनों बहुत हाथ पैर जोड़ते हैं, लेकिन रघुवीर प्रताप जी अपने बहू और बड़े पोते से बहुत दुखी थे। उन्होंने बहू और पोते को माफ़ नहीं किया और घर से बाहर जाने से रोका भी नहीं, क्योंकि बहू और पोते अपने दादी दादू के साथ जो व्यवहार किया था उसको भुला देना बहुत मुश्किल था। बार बार उनका वही सब बातें याद आ रही थी। किस तरह बहू और पोते ने उन्हें दर दर की ठोकरें खाने के लिए भीख मांगने पर मजबूर कर दिया। इस तरह रौनक अपने दादी दादू को फिर से उनके घर में वापस ले आता है
और खुशी खुशी उसकी दादी दादू अपने पोते रौनक को गले से लगा लेते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ कि कहानी पसंद आई होगी। पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी को दबा लें। मिलते हैं नए वीडियो में नई कहानी के साथ। बाय बाय।